आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर। मेडिवल हिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर 4। किसकी बात करेंगे? चैप्टर 4 की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे आज हम लोग? मेडिवल हिस्ट्री चैप्टर 4। क्या मेडिवल हिस्ट्री चैप्टर 4 में क्या है? पोजीशन ऑफ द वुमेन मीन्स महिला का क्या स्थान था या महिला का क्या स्थिति था 800 से 1200 ईस्वी के बीच में। व्हाट आर द पोजीशन ऑफ वुमेन, महिला का क्या स्थिति था। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 800 टू 1200 के पीरियड के बीच में द कंडीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय नोटेबल लैक ऑफ एडवांसमेंट एंड प्रिवेलिंग सेंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन का क्या मतलब है? अधिकारहीन। कहने का मतलब है कि उस टाइम पे क्या था, जो भी महिला का समाज में क्या था, उसको क्या करेक्टराइज किया जाता था? करेक्टराइज्ड बाय नोटेबल लैक ऑफ एडवांसमेंट, एक नोटेबल एडवांसमेंट की कमी थी, एंड प्रिवेलिंग सेंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन, उनको अधिकारहीन कर दिया जाता था उस टाइम पे। देयर स्टेटस वॉज मार्क्ड बाय लो पोजीशन, उनके स्टेटस को लो पोजीशन मार्क किया जाता था विद इन द सोशल हेराकी में महिला की पोजीशन क्या था? लो था, विथ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्पावरमेंट और ऑटोनॉमी। मीन्स और क्या लगता था कि उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी था फॉर एम्पावरमेंट और ऑटोनॉमी, मतलब स्वशासन के लिए और एम्पावरमेंट के लिए उनके पास क्या था? बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी था। वुमेन वेयर ऑफन कंसिडर्ड मेंटली वीक, महिला को क्या कंसिडर किया जाता था? मेंटली वीक। रीइंफोर्सिंग स्टीरियोटाइप दैट अंडरमाइंड देयर कैपेबिलिटीज, उस टाइम पे क्या था? उनको स्टीरियोटाइप मीन्स घिसा पिटा रूप दिया जाता था उनके कैपेबिलिटीज को। ठीक है, द ओवरऑल परसेप्शन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज वन ऑफ पीटी, एज देयर सर्कमस्टांसेस वेर व्यूड एज पिटिबल ड्यू टू सोसाइटल नॉर्म्स एंड एटीट्यूड दैट कंस्टेंट देयर फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट। द ओवरऑल परसेप्शन ऑफ वुमेन मीन्स पूरा महिला के बारे में जो मानना था उस टाइम के पीरियड पे क्या था? बहुत दयनीय था। पीटी मीन्स क्या होता है? दयनीय होता है। एज देयर सर्कमस्टांसेस वेर व्यूड एज पिटेबल, उनके जो सर्कमस्टांसेस थे उनको क्या देखा जाता था? बहुत दयनीय तरीके से देखा जाता है। ड्यू टू सोसाइटल नॉर्म्स मीन्स सामाजिक प्रथा के कारण, उनके एटीट्यूड के कारण, जो कि क्या करता था? उनको एक जगह पे सीमित कर देता था। मीन्स सोसाइटल नॉर्म्स और एटीट्यूड का क्या मतलब है? सामाजिक प्रथा, सामाजिक एटीट्यूड के कारण क्या था कि उनकी जो भी अधिकार थे या जो भी फ्रीडम था, जो भी अपॉर्चुनिटी था, उनको एक सीमित जगह पे कंस्ट्रेंड कर दिया जाता था। मीन्स एक सीमित जगह पे लिमिट कर दिया जाता था फॉर देयर सेल्फ इन फुलफिलमेंट, मतलब उनके सेल्फ खुद को फुलफिल नहीं हो पाता था उनकी चीज़ें, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई फ्रीडम नहीं था उनके पास। उनकी स्थिति क्या थी उस टाइम पे? दयनीय स्थिति थी। अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट सोसाइटल चेंज के अलावा और डेवलपमेंट अकरिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, देयर वाज लिटिल टू नो इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्व इन द कंडीशन ऑफ वुमेन। मीन्स सोसाइटल चेंज के नाम पे क्या देखेंगे? सामाजिक बदलाव के नाम पे क्या देखेंगे? बहुत छोटा या ना के बराबर चेंज किसके? महिलाओं के कंडीशन में। हाईलाइटिंग द नेचर ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, जो क्या हाईलाइट करता है? जेंडर इनइक्वालिटी एंड द नीड फॉर ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म्स, और किसका जरूरत था? ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म्स का जरूरत था टू एड्रेस दिस सिस्टमिक इशू, जो कि इस सिस्टमिक इशू को एड्रेस कर पाता। ठीक है, अब देखते हैं कि उस टाइम महिला को क्या राइट था और क्या राइट नहीं था। इसमें क्या है कि राइट नॉट गिवन टू वुमेन, मतलब महिला को क्या था? किस चीज़ की अधिकार नहीं थी। द मस्तिष्क पुराण रिफ्लेक्ट डीपली इनग्रेन्ड पेट्रार्कियल माइंडसेट प्रेवलेंट ड्यूरिंग इट्स टाइम एडवोकेटिंग फॉर ऑपरेसिव प्रैक्टिस अगेंस्ट वुमेन। मत्स्य पुराण में ये एक क्या आदत थी लिखने की? पुरुष प्रधान द्वारा या पुरुषों द्वारा शासित सोसाइटी में एक माइंडसेट बन गया था इस टाइम पे कि जो भी ऑपरेसिव प्रैक्टिस थी वो वुमेन के प्रति हो रही थी। जैसे कि मत्स्य पुराण में क्या मेंशन है? इट मेंशन दैट द वुमेन शुड बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल वायलेंस। वुमेन्स को महिला को क्या सब्जेक्ट किया जाता था? फिजिकल वायलेंस के लिए। एंड शुड बी बीटन विद द हेल्प ऑफ हंटर्स, और उसको हंटर्स से बीट करना चाहिए, मारना चाहिए। ये मत्स्य पुराण में लिखा गया था। फर्दर मोर देयर वर अर्ली मैरिज, उसके साथ साथ क्या था? बहुत अर्ली मैरिज होना। स्टिपुलेटिंग दैट मैरिज ऑफ गर्ल्स एज यंग एज 8 to 14 ईयर्स ओल्ड वेयर अलाउड। मीन्स गर्ल्स को कितने एज में शादी कर देना? 8 to 14 ईयर्स मीन्स 8 से 14 साल की उम्र के बीच में
शादी कर देना होता था उस टाइम पे ये। एडिशनली वुमेन वेयर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन राइट, वुमेन को एजुकेशन राइट नहीं था। फर्दर परपेचुएटिंग देयर डिपेंडेंसी एंड सबऑर्डिनेशन टू मेल ऑथोरिटी फिगर्स, मीन्स उसके बाद में क्या होता था, कोई एजुकेशन राइट नहीं था और वो किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता था उनको, मेल ऑथोरिटी फिगर के ऊपर, जैसे फादर हो गया, ब्रदर हो गया, हस्बैंड हो गया, इनके ऊपर उनको डिपेंड होना होता था। थ्रू आउट देयर लाइफ्स, पूरे लाइफ में वुमेन वेर एक्सपेक्टेड टू लिव अंडर द कंट्रोल ऑफ देयर फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड सन। किसके कंट्रोल में होना होता था, फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड सन्स विथ लिटिल ऑटोनॉमी, मीन्स कुछ कुछ ऑटोनॉमी, मीन्स कुछ कुछ स्वशासन मिलता था, कुछ कुछ चीज़ें में डिपेंडेंसी वो कर सकती थी, कुछ चीज़ें में फ्रीली थी, लेकिन हर एक चीज़ में किसके ऊपर डिपेंड होना होता था, फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड उसके बच्चे पे, और एजेंसी ओवर देयर ऑन लाइफ एंड डिसीजन। मतलब कुछ चीज़ें में उसके पास ऑटोनॉमी था, लेकिन और भी चीज़ों में क्या था, वो अपने लाइफ किसके ऊपर, लाइफ और डिसीजन किसके ऊपर था, मेल ऑथोरिटी फिगर के ऊपर था। दीज इन रिच नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस reinforced gender inequality and restricted women's freedom, perpetuating their marginalization and subjugation within society। ये जो सामाजिक बंधन था, ये जो सामाजिक प्रथा और प्रैक्टिसेस था, ये क्या करता था, जेंडर इनइक्वालिटी को दर्शाता था एंड रेस्ट्रिक्ट वुमेन्स फ्रीडम, और क्या करता था, जो भी महिलाओं की स्वतंत्रता थी उसको रेस्ट्रिक्ट करता था, उसको रोकता था। इससे परपिचुएटिंग का क्या मतलब है, परपिचुएटिंग देयर मार्जिनलाइजेशन, ताकि वो जो हायरार्की है उसमें महिलाएं क्या हो, सबसे नीचे हो, इसको बनाए रखता था कौन, सोसाइटी के अंदर। और उनको एक सोसाइटी के अंदर अधीनीकरण, मीन्स उनको सोसाइटी के अधीन रखा जाता था, सोसाइटी से ऊपर नहीं रखा जाता था। ये सारी चीज़ें, सामाजिक बंधन था, अधीनीकरण था, ठीक है, ये सारी चीज़ें उस टाइम में 2800 से 1200 के पीरियड के बीच में महिलाओं का यही कंडीशन था। अब क्या है कि राइट क्या क्या महिलाओं को अवेलेबल था, राइट क्या क्या राइट था। ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन पोजेस्ड लिमिटेड राइट, कुछ राइट ही था। अमॉन्ग दिस राइट्स वेयर द राइट टू रीमैरिज, उस टाइम पे क्या हुआ था, राइट टू रीमैरिज का ऑप्शन आ गया था। अलाउइंग विडो टू डाइवोर्स्ड वुमेन द अपॉर्चुनिटी टू इंटर इनटू ए न्यू मैरिज इफ दे डिजायर, अगर उनको इच्छा है तो वो न्यू मैरिज कर करके उनके पास एक अपॉर्चुनिटी था रीमैरिज करने का। जो भी विडोड है, विधवा है या डाइवोर्स्ड है, वो रीमैरिज कर करके अपना नए घर को चला सकता था। दिस राइट प्रोवाइडेड सम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ये राइट क्या करता था, कुछ ऑटोनॉमी को प्रोवाइड करता था। एंड एजेंसी टू वुमेन इन शेपिंग देयर पर्सनल लाइफ एंड रिलेशनशिप, ताकि वुमेन क्या हो सके, अपना पर्सनल लाइफ को सेव कर सके और रिलेशनशिप को सेव कर सके। एडिशनली वुमेन वेर इंटाइटल टू सर्टेन प्रॉपर्टी राइट, मीन्स एडिशनली क्या था, साथ साथ क्या था, वुमेन वेर इंटाइटल टू सर्टेन प्रॉपर्टी राइट, उनके पास कुछ प्रॉपर्टी राइट का भी अलाउ था। इवन ऑफन लिमिटेड इन स्कोप कंपेयर टू दोज ऑफ मैन, जबकि अगर हम लोग मैन से कंपेयर करें तो उनके पास जो प्रॉपर्टी राइट था वो बहुत कम था, लेकिन हाँ कुछ प्रॉपर्टी राइट था। दीज राइट्स अलाउड वुमेन टू इनहेरिट एंड ओन प्रॉपर्टी, प्रोवाइडिंग देम विद मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी। ये राइट क्या था, क्या वुमेन को अलाउ करता था टू इनहेरिट एंड ओन प्रॉपर्टी, प्रोवाइडिंग देम विद मेजर ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी, और यही प्रॉपर्टी राइट क्या करता था, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बनाता था और उनके सिक्योरिटी में काम आता था। हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, जबकि ये इंपॉर्टेंट है नोट करना, द एक्सटेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी राइट कुड वेरी सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज सोशल क्लास, रीजनल कस्टम एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। मतलब ये जो राइट था, कौन सा, प्रॉपर्टी का राइट, वो भी बहुत सारी चीज़ों पे वेरी करता था। जैसे कि किस किस फैक्टर के ऊपर बेस्ड था, सोशल क्लास के ऊपर बेस्ड था, रीजनल कस्टम होना चाहिए, रीजनल प्रैक्टिस के ऊपर, ये सारे फैक्टर हैं जो कि प्रॉपर्टी राइट भी डिपेंड था। हर एक महिला को प्रॉपर्टी राइट भी नहीं था, वो किसके ऊपर डिपेंड था, सोशल क्लास की, सोसाइटी में वो कैसा उसका क्लास है, रीजनल कस्टम क्या कस्टम है, क्या रीजनल प्रैक्टिसेस है, उसके ऊपर क्या था, ये राइट बेस्ड था। लास्टली वाइल द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज टेक्निकली सीन एज ए चॉइस मेड बाय वुमेन, लास्टली क्या देखते हैं, जब प्रैक्टिस चल रहा था सती का, कि टेक्निकली सीन एज ए चॉइस मेड बाय द वुमेन। टेक्निकली क्या था, टेक्निकली ये देखा जाता था कि ये सिर्फ वुमेन का चॉइस था, ये सिर्फ महिला का चॉइस था कि सती प्रथा को माने या ना माने। इट इज़ क्रूशियल टू रिकॉग्नाइज दैट इट वाज ऑफन इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटल प्रेशर, ये बहुत क्रूशियल था, ये बहुत दयनीय था पहचानना कि ये जो प्रेशर है या जो भी ये सती प्रथा है, ये किसके थ्रू है, ये सोसाइटल प्रेशर के अंदर है तो नहीं है, या कल्चरल नॉर्म के अंदर तो नहीं है, एंड रिलीजियस बिलीव रेदर देन बीइंग ए जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ ऑटोनॉमी। मीन्स क्या था, उस टाइम में ये उनके पास ये चीज़ें तो था कि हाँ हम अपने मन से क्या कर सकते हैं, सेल्फ इमोलेटिंग कर सकते हैं, मीन्स अपने आप को जलाकर मार देते हैं या नष्ट कर देते हैं। लेकिन क्या था, इस टाइम ये पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था
ये जो भी प्रथा है ये कहीं सोसाइटी के प्रेशर के कारण तो नहीं है, कोई कल्चरल नॉर्म्स तो नहीं है, कोई रिलीजियस बिलीफ तो नहीं है, या जेन्यून एक्सप्रेशन है ऑटोनॉमी का। सती द एक्ट ऑफ विडो सेल्फ इम्यूलेटिंग का क्या मतलब है? जलाकर मार देना या नष्ट करना। सती क्या था? एक एक्ट ऑफ विडो सेल्फ इम्यूलेटिंग था। ऑन हर हस्बैंड फ्यूनरल, उनके हस्बैंड के चिता के ऊपर, वॉज अल्टीमेटली आउटलेटेड, अवैध, उनको अल्टीमेटली क्या कर दिया गया? अवैध बता दिया गया। ड्यू टू इट्स इन हर एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। क्यों उसको अवैध बता दिया? ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए। अब देखते हैं उस टाइम पे 800 से 1200 ईस्वी में कास्ट सिस्टम का क्या सिचुएशन था। कास्ट सिस्टम में क्या था? ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 800 टू 1200 सी, किस पीरियड के बीच में? 800 टू 1200 के बीच में द कास्ट सिस्टम इन इंडिया वाज करेक्टराइज्ड by a rigid and hierarchical social structure that delineated individuals into distinct groups based on birth, occupation and purity। पवित्रता के आधार पे क्या क्या करते थे उस टाइम पे? 800 से 1200 ईस्वी के बीच में देखते हैं कास्ट सिस्टम जो भारत में था, ये एक रिजिड या हायरार्कियल सोशल स्ट्रक्चर को क्या करता था? कैरेक्टराइज करता था, जो कि क्या डिलिनेटेड मीन्स अंकित कर, जो कि क्या दर्शाता था? इंडिविजुअल जो डिस्टिंक्ट ग्रुप में है वो किसके ऊपर बेस्ड है? या तो बर्थ के ऊपर बेस्ड है, ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड है, या प्योरिटी के ऊपर बेस्ड है, कि किस घर में जन्म लिया है, किस ऑक्यूपेशन में है, या कितना पवित्र है वो, इसके ऊपर क्या था? वो बेस्ड था कास्ट सिस्टम। कब का ये बात कर रहे हैं हम लोग? 800 से 1200 सी के बीच का। द इरा विटनेस द प्रोलिफरेशन ऑफ ए पार्टिकुलरली सीवियर फॉर्म्स ऑफ कास्ट सिस्टम। इस इरा में क्या हुआ? बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम को देखने को मिला, विच डिवाइडेड सोसाइटी इंटू 4 मेन वर्ण और क्लास। इसमें कि क्या हुआ? सोसाइटी को 4 वर्ण या क्लास में डिवाइड कर दिया। क्या क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। क्या क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। एट द टॉप ऑफ हेराकी वेयर द ब्राह्मण्स। हेराकी के सबसे टॉप में कौन था? ब्राह्मण था। हु हेल्ड एस्टीम्ड पोजीशन एज प्राइज्ड, जो कि क्या करता था? सबसे सुप्रीम पोजीशन को एंजॉय करता था। स्कॉलर्स था, कस्टोडियंस था, और रिलीजियस नॉलेज था ब्राह्मण के पास। सबसे ऊपर पे कौन था? ब्राह्मण्स था। दे एंजॉयड सिग्निफिकेंट प्रिविलेज, उनको बहुत सारे प्रिविलेज मिलता था। एंड रिस्पेक्ट विद इन सोसाइटी, समाज में बहुत इज्जत और बहुत सारी प्रिविलेज मिलता था किसको? ब्राह्मण को। ड्यू टू देयर परसिव्ड प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी, कि किसके लिए क्यों मिलता था इनको रिस्पेक्ट और प्रिविलेज? ताकि मान लेते थे परसिव्ड प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी, प्योरिटी और स्पिरिचुअल अथॉरिटी के कारण। नेक्स्ट इन द हैराकी, इसके आगे देखेंगे हैराकी में, वेयर द क्षत्रिय। क्या था? पहला क्या था? ब्राह्मण के बाद कौन है? क्षत्रिय। हु हेल्ड रोल्स एज वॉरियर, जो किसको मतलब किसको बनाए रखा था? वॉरियर्स का रोल प्ले करता था, रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर। क्षत्रिय का क्या क्या काम था? वॉरियर, रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। दे वेल्डेड, उनके पास क्या होता था? हथियार होता था, ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके। दे वेल्डेड पॉलिटिकल पावर एंड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड गवर्निंग सोसाइटी। इनके पास क्या जिम्मेदारी था? क्षत्रिय के ऊपर क्या जिम्मेदारी था? कि वो जो भी गवर्निंग सोसाइटी हो उसको प्रोटेक्ट करे। वैश्य के पास था, द वैश्य कंप्राइज द मर्चेंट एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटी। वैश्य में क्या कंप्रोमाइज था? मर्चेंट एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज इंगेज इन कॉमर्स, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी। किसमें इंगेज था? कॉमर्स, ट्रेड और एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये वैश्य का है, ये वैश्य का है। वाइल दे हेल्ड ए रिस्पेक्टेबल पोजिशन, जब ये रिस्पेक्टेबल पोजीशन था, इट वॉज बिलो दैट ऑफ ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, जबकि ये रिस्पेक्टेबल पोजीशन था उस टाइम पे, लेकिन क्या था? फिर भी ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीचे का ही पोजीशन था। एट द बॉटम ऑफ द कास्ट हैराकी के सबसे नीचे स्तर पर वेयर द शूद्र। कौन था? शूद्र था। हु वेयर रिलीगेटेड टू मेनियल लेबर एंड सर्विट्यूड। मतलब उनको क्या, शूद्र जो था उसको उसका इसी पद को इस पद को घटाया जाता था, टू मैनुअल लेबर मीन्स लो स्टेटस के लेबर, या उनको सिर्फ सेवा देना होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय और किसको? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। ठीक है। दे फेस्ड सेवरल सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या फेस करते थे? कौन? शूद्र। सेवरल सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को फेस करते थे। विथ लिमिटेड एसेस टू एजुकेशन, इनके पास क्या था? एजुकेशन का बहुत लिमिटेड एसेस था, एम्प्लॉयमेंट का बहुत लिमिटेड एसेस था, और सोशल मोबिलिटी का भी बहुत लिमिटेड एसेस था। द कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज डीपली
इंटरेस्ट इन सोसाइटल नॉर्म्स एंड रिलीजियस बिलीफ। कास्ट सिस्टम इस टाइम पे क्या था, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा मीन्स किसके ऊपर बेस्ड था, सोसाइटल नॉर्म मीन्स सोसाइटी के प्रथा के ऊपर, रिलीजियस बिलीफ के ऊपर बेस्ड था। ठीक है। परपिचुएटिंग इनइक्वालिटीज एंड री इन्फोर्सिंग द डोमिनेंस ऑफ प्रिविलेज्ड ग्रुप वाइल मार्जिनलाइजिंग एंड ऑप्रेसिंग दोज कंसिडर्ड लोअर इन द हायरार्की। और इनको सबसे मीन्स कास्ट के हायरार्की में सबसे नीचे रखा जाता था और इनके ऊपर डोमिनेंस जताया जाता था और इनइक्वालिटीज़ थे इनके बीच में। अब शूद्र का क्या कंडीशन है, कंडीशन ऑफ शूद्र। अब इसमें देखते हैं इस टॉपिक में व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ शूद्र, शूद्रा का क्या कंडीशन था ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में क्या था, द कंडीशन ऑफ शूद्र द लोवेस्ट कास्ट इन हिंदू सोशल हायरार्की। शूद्र क्या था, हिंदू सोशल हायरार्की में सबसे नीचे वाले कास्ट में था। वाज मार्क्ड बाय एक्सट्रीम ऑपरेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। एक्सट्रीम ऑपरेशन पे था, एक्सट्रीम मीन्स बहुत लो कास्ट पे था और मार्जिनलाइज किया जाता था, मीन्स उसको अधिकारहीन कर दिया जाता था शूद्र को। देयर पोजीशन वाज एक्सीडिंगली लो, मतलब अत्यधिक लो था, बहुत ज़्यादा लो था, विथ लिटिल टू नो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। जिनके पास क्या था, ना तो सोशल पावर था, ना इकोनॉमिक पावर था, ना पॉलिटिकल पावर था। द प्रसरा समिति ए हिंदू लीगल टेक्स्ट फर्दर exacerbated their plight by prescribing strength rules that prohibited interaction with शूद्र। द प्रसहारा समिति एक हिंदू लीगल टेक्स्ट था जिसमें कि फर्दर एक्सिबेटेड कर दिया, उनकी दुर्दशा को प्रिस्क्राइब किया। क्या प्रिस्क्राइब किया, रूल्स दैट प्रोहिबिटेड इंटरेक्शन विद द शूद्र। ऐसा रूल बना दिया जिसमें कि शूद्र से इंटरेक्शन करना भी नहीं है, इंटरेक्शन पे भी प्रोहिबिशन लगा दिया, मीन्स इंटरेक्शन पर भी क्या लगा दिया, इंटरेक्शन पर भी रोक लगा दिया। दिस प्रोहिबिशन एक्सटेंडेड टू बेसिक एक्टिविटीज सच एज ईटिंग। ये प्रोहिबिशन कहाँ तक एक्सटेंड करा, बेसिक एक्टिविटी तक एक्सटेंड करके। बेसिक एक्टिविटी में जैसे क्या आ गया, ईटिंग खाना खाना, ड्रिंकिंग, लिविंग विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम द शूद्र कम्युनिटी, किसके साथ, शूद्र कम्युनिटी के साथ नहीं रहना। इफेक्टिवली इन्फोर्सिंग ए सिस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी, और यही सिस्टम क्या बन गया आगे चल के, अनटचेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, इन्फोर्सिंग ए सिस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये अनटचेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। दिस प्रोहिबिशन एक्सटेंडेड बेसिक एक्टिविटी। ये सर ये जो प्रोहिबिशन था, जो भी इंटरेक्शन पे भी प्रोहिबिशन जो लग गया था, तो ये प्रोहिबिशन किस में कन्वर्ट हो गया, ये अनटचेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, छुआछूत में कन्वर्ट हो गया। द प्रिविलेंस ऑफ अनटचेबिलिटी लेड टू इमरजेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ साइडो विच इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट सोशल सेग्रीगेशन बिटवीन डिफरेंट कास्ट एंड फर्दर मार्जिनलाइज द शूद्र। ये जो प्रिविलेंस ऑफ अनटचेबिलिटी का जो प्रिविलेंस चलना शुरू हुआ, लेड टू इमरजेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो, मीन्स छाया को भी लोग नहीं छूना पसंद करते थे, विच इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट सोशल सेग्रीगेशन, जिसके कारण क्या हुआ, सोसाइटी में क्या हुआ, सेग्रीगेट हो गया, मीन्स सेपरेट हो गया। कौन सा, शूद्र कम्युनिटी जो है पूरी तरीके से सेपरेट हो गया। सेग्रीगेशन बिटवीन डिफरेंट कास्ट, बहुत सारे कास्ट में सेग्रीगेट हो गया। और फर्दर शूद्र क्या हो गया, मार्जिनलाइज हो गया। मार्जिनलाइज मतलब अधिकारहीन हो गया, आगे चल करके बहुत ज़्यादा अधिकारहीन हो गया। कौन, आपका शूद्र कम्युनिटी। ठीक है। These discriminatory practices relegated the Shudra to fringes of society, perpetuating their exclusion and subjugation based solely on their birth status। मतलब ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड हो गया, ये सारी चीज़ें डिपेंड हो गया उनके बर्थ स्टेटस पे। यहाँ वो जन्म कहाँ लिया है, अगर वो ब्राह्मण में जन्म लिया तो बहुत इज्जत पाएगा, अगर वो क्षत्रिय में जन्म लिया है तो उसका क्या काम है, वॉरियर का काम है, प्रोटेक्शन का काम है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उसके बाद अगर वो वैश्य में जन्म लिया है तो उसका क्या काम है, उसका काम है कि वो ट्रेड करे। और शूद्र में जन्म लिया है तो वो अनटचेबिलिटी को फेस करेगा। ये किसके ऊपर बेस्ड हो गया, बेसिकली उसके अधीनीकरण किसके ऊपर बेस्ड हो गया, बर्थ के ऊपर बेस्ड हो गया, बर्थ स्टेटस के ऊपर बेस्ड हो गया। और उनको क्या करते थे सोसाइटी में, शूद्र को सोसाइटी में क्या करते थे कि मीन्स एक अलग सा जगह दे दिया जाता था, किसी भी एरिया में या किसी भी विलेज में एक अलग सा जगह दे दिया जाता था शूद्र को। स्टेटस ऑफ सम अदर कास्ट, दूसरे कास्ट का क्या स्टेटस था, गोल्ड स्मिथ का क्या काम था, स्किल्ड आर्टिसियन। ये क्या था, स्किल्ड आर्टिसियन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राफ्टिंग ज्वेलरी एंड अदर आइटम्स फ्रॉम प्रीसियस मेटल्स का क्या काम था, गोल्ड स्मिथ का क्या काम था, ये स्किल्ड आर्टिसियन था। ये स्किल्ड आर्टिस्ट था जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राफ्टिंग ज्वेलरी एंड अदर आइटम्स फ्रॉम प्रीसियस मेटल। ये क्या करता था, ज्वेलरी और अदर आइटम्स जो भी प्रीसियस मेटल से अदर आइटम मिलता था उसको क्या करता था, ये क्राफ्ट करता था, उसको ये बनाता था। ठीक है, ये किसका काम था, ये काम था आपका गोल्ड स्मिथ का। फिशरमैन का क्या काम था, फिशरमैन का क्या काम था, इंडिविजुअल इंगेज इन फिशिंग
and related activities, providing a vital food source for community residing near water bodies. इंडिविजुअल इंगेज, ये फिशरमैन जो था वो किस में इंगेज था? इंडिविजुअल्स इंगेज इन फिशिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, ये किस में इंगेज था? फिशिंग करने में और साथ साथ रिलेटेड एक्टिविटी में। फिशिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज प्रोवाइडिंग ए वाइटल फूड सोर्स, जो कि क्या करता था ये फिशरमैन, क्या करता था वो मीन्स फिशिंग और उसके रिलेटेड एक्टिविटी में इंगेज था। और ये क्या प्रोवाइड करता था? वाइटल फूड सोर्स, मीन्स खाने का एक अच्छा स्रोत को प्रोवाइड करता था। किसके लिए? समाज के लिए, जो कि वाटर बॉडीज के मीन्स उस वाटर बॉडीज के आसपास रहते थे। ब्लैक स्मिथ का क्या काम था? क्राफ्टमैन स्पेशलाइजिंग इन वर्क विद आयरन एंड मेटल। ब्लैक स्मिथ का क्या काम था? इनके पास क्या कला था? ये आयरन और मेटल के साथ काम करता था। प्रोड्यूसिंग टूल्स बनाता था, वेपन बनाता था और अदर मेटल गुड्स बनाता था और अदर मेटल के सामान बनाता था ब्लैक स्मिथ। वीवर्स का क्या काम था? आर्टिसियंस इन्वॉल्व इन वीविंग ऑफ टेक्सटाइल, ये क्या करता था? कपड़े को सीता था, टेक्सटाइल्स वीविंग करता था, क्रिएटिंग फैब्रिक्स बनाता था, एंड क्लॉथिंग यूजिंग ट्रेडिशनल वीविंग टेक्निक, फैब्रिक्स बनाता था। और ये क्या करता था? ट्रेडिशनल वीविंग टेक्निक को यूज करके क्या करता था? वेव करता, वेव मीन्स सीता था कपड़े को। सिंगर्स परफॉर्मर्स स्किल्ड इन वोकल म्यूजिक, इसके परफॉर्मर क्या थे? वोकल म्यूजिक में स्किल्ड थे। इंटरटेनिंग कम्युनिटी को एंटरटेनमेंट करता था थ्रू सॉन्ग्स, किसके थ्रू? सॉन्ग्स एंड परफॉर्मेंसेस एट वेरियस इवेंट एंड गैदरिंग। अब लेदर वर्क का क्या काम था? क्राफ्टमैन वर्किंग विथ लेदर, जो भी क्राफ्टमैन लेदर के साथ काम करते थे। प्रोड्यूसिंग ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स, ये क्या प्रोड्यूस करते थे? वाइड रेंज ऑफ गुड्स सच एज शू, जूता, बैग्स और बेल्ट, ये क्या करते थे? जूता, बैग्स और बेल्ट को प्रोड्यूस करता था वाइड रेंज में। पोटर्स, इंडिविजुअल्स इंगेज इन पोट्री मेकिंग, इसमें इंडिविजुअल किस में इंगेज था? पोट्री मेकिंग में। क्रिएटिंग क्ले वेसल्स को क्रिएट करता था। पोट्री आइटम्स फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूज, डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज किसको करता था? क्ले आइटम्स को। ठीक है। वेरियस क्राफ्टमैन, बहुत सारे क्राफ्टमैन क्या करते, इंक्लूडिंग आर्टिसन स्पेशलाइजिंग इन पोट्री, बहुत सारे लोग जो क्राफ्टमैन थे वो क्या करते थे? पोट्री में स्पेशलाइज थे, कारपेंट्री में स्पेशलाइज थे, वुड वर्किंग में स्पेशलाइज थे, एंड अदर स्किल्ड ट्रेड्स एसेंशियल फॉर डेली लाइफ, जो कि डेली लाइफ में हमेशा यूज में आता है, उसमें स्पेशलाइज थे। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज का क्या इंस्टीट्यूशन था ड्यूरिंग दिस पीरियड? इस समय पे द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वॉज डीपली इंट्रेंस्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट सिस्टम। मीन्स मैरिज का क्या सिस्टम था उस टाइम में? ये डीपली एक बहुत डीप तरीके से क्या था? कास्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। विच इंटरकास्ट मैरिज जनरली फ्रॉन्ट अपॉन एंड डिस्करेज, और जहाँ पर क्या था? इंटरकास्ट मैरिज को बहुत अजीब नज़रिए से देखते थे सोसाइटी के लोग, इसलिए वहाँ पर क्या था कि डीपली कास्ट सिस्टम था कि इस कास्ट के मैरिज इसी कास्ट के लोगों से होगा। हाउएवर डिस्पाइट दिस सोशल नॉर्म्स, जबकि ये सामाजिक प्रथा के कारण, देयर आर इंस्टेंसेस वेयर सच मैरिज अकर्स अवन विथ सिग्निफिकेंट सोशल रिपरकशन। मीन्स अगर उन्होंने इस सामाजिक प्रथा के साथ साथ अगर काम नहीं किया, उन्हें क्या मिलेगा? रिपरकशन, दुष्परिणाम मिलेगा। सिग्निफिकेंट सोशल रिपरकशंस मिलेगा, दुष्परिणाम मिलेगा। दिस मैरिज टिपिकली इन्वॉल्व वुमेन फ्रॉम लोअर कास्ट मैरिंग वुमेन फ्रॉम हायर कास्ट। ये दुष्परिणाम किसके लिए था? दुष्परिणाम था कि जो भी वुमेन है वो लोअर कास्ट के है और उसने किससे शादी कर लिया? हायर कास्ट के लोगों से शादी कर लिया, रिजल्टिंग इन सोशल स्टिग्मा फ्रॉम बोथ कम्युनिटी। ये क्या रिजल्ट करता था? सोशल स्टिग्मा का क्या मतलब है? कि वो एक मार्क बन जाता था कि उन्होंने ये गलत काम किया है। इन सच केसेस द कास्ट ऑफ सन वुड टिपिकली बी डिटरमाइंड बाय द कास्ट ऑफ मदर। इस केस में क्या होता था कि जो भी कास्ट, सन का कौन सा कास्ट होगा, बच्चे का कौन सा कास्ट होगा, मदर का जो कास्ट है वही कास्ट होगा, क्योंकि मदर का कास्ट क्या था? लोअर कास्ट था, और फादर का कास्ट हायर कास्ट था। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली होता है कि मदर का कास्ट और फादर के कास्ट में फादर का कास्ट आगे चलता है कि हाँ चलिए उसका जो भी बेटा है वो फादर के कास्ट के ऊपर जाएगा या फादर के नाम के ऊपर जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने भी लोअर गर्ल्स ने हायर कास्ट के मैन से शादी किया, तो वो अब जो भी नाम आएगा या जो भी सन्स का कास्ट चलेगा वो किसके बेसिस पे चलेगा? मदर के कास्ट के बेसिस पे चलेगा। दिस मैरिज वाइल रिलेटिवली रेयर, ये मैरिज बहुत अगर देखा जाए तो बहुत कम होता था, एंड ऑफन कंट्रोवर्शियल भी होता था। सर्व एज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड नॉनसेंस ऑफ सोशल रिलेशंस विद इन कास्ट बेस्ड सोसाइटी वे रिजिड हायरार्की इंटरसेक्ट विद इंडिविजुअल चॉइसेस एंड रिलेशनशिप। जिसमें कि क्या था कि जो ये कड़ी हायरार्की थी वो क्या करता है?
इंडिविजुअल चॉइस या रिलेशनशिप को बहुत रिजिड करता था। ठीक है। एजुकेशन एंड साइंस, अब एजुकेशन और साइंस उस टाइम पे क्या था? ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 800 टू 1200, 800 से 1200 के बीच के पीरियड में एजुकेशन इन इंडिया वाज करेक्टराइज बाई कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम। इंडिया में जो एजुकेशन था उसको कैसे करेक्टराइज करते थे? करेक्टराइज बाई कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ लर्निंग। किस चीज़ से कंटिन्यू करते थे? कि लर्निंग का जो है ट्रेडिशनल सिस्टम होना चाहिए, बट विथ सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ एसेस एंड स्कोप। लेकिन क्या था? एक सिग्निफिकेंट लिमिटेशन आ गया था, ताकि उसको एसेस करना या उसको उस स्कोप को पाना बहुत लिमिट हो गया था। ठीक है। वाइल द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, जब ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन जो था इंक्लूडिंग वैदिक एंड क्लासिक लर्निंग, किसको किसको इंक्लूड करके? वैदिक और क्लासिक लर्निंग को इंक्लूड करके परसिस्टेड, देयर वाज ए नोटेबल अब्सेंस ऑफ मास एजुकेशन। वहाँ पर क्या था? जबकि हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन को फॉलो कर रहे थे, जिसमें क्या था? वैदिक एंड क्लासिक लर्निंग। ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या था? एक नोटेबल अब्सेंस था मास एजुकेशन का, मीन्स मास एजुकेशन नहीं हो पाता था। और वाइड स्प्रेड एसेस टू लर्निंग अपॉर्चुनिटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो था वो वाइड स्प्रेड में नहीं था, मतलब बहुत जगह नहीं था। एजुकेशन वाज लार्जली कन्फाइंड टू लिमिटेड सेक्शन, एजुकेशन किसके ऊपर कन्फाइंड था? सिर्फ लिमिटेड सेक्शन के ऊपर ही कन्फाइंड था, सोसाइटी के लिमिटेड सेक्शन पर ही कन्फाइंड था। क्या? एजुकेशन। प्राइमरली द अपर कास्ट, मेनली किसके लिए था एजुकेशन? अपर कास्ट के लिए। एंड प्रिविलेज्ड क्लासेस, अपर कास्ट और प्रिविलेज क्लास जो था उनके लिए एजुकेशन था, सच एज ब्राह्मण, क्षत्रिय, हु हैड एसेस टू रिसोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन फॉर लर्निंग, जिनके पास क्या था? जिनके पास एसेस था उस संस्था का और उस लर्निंग को गेन करने के लिए, उस रिसोर्सेज को पाने के लिए। द एजुकेशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दिस टाइम वाज ऑफन फोकस्ड ऑन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टीचिंग। जो एजुकेशन प्रोवाइड किया गया इस टाइम पे वो किसके ऊपर फोकस था? रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टीचिंग। जो भी एजुकेशन था उस टाइम पे वो किसके ऊपर बेस्ड था? फोकस था रिलीजियस और फिलोसफिकल के ऊपर बेस्ड था। एज वेल एज प्रैक्टिकल स्किल में अगर देखें, स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के ऊपर बेस्ड था। कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के ऊपर बेस्ड था उस टाइम का एजुकेशन। हाउएवर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडिंग वुमेन, लोअर कास्ट, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या था? वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा वो क्या करता था? जो कि किसको इंक्लूड करता था? इंक्लूड वुमेन को इंक्लूड किया, लोअर कास्ट को इंक्लूड किया, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी या सोसाइटी को इंक्लूड किया। वो क्या थे? वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी से कोसों दूर थे। फॉर्मल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो था उनसे वो कोसों दूर थे। कोसों दूर कहने का मतलब है कि उनके पास वो एक्सक्लूड कर दिया जाता था उनको, लोअर कास्ट को, वुमेन को। ठीक है। जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ था उनको फॉर्मल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी से क्या कर दिया जाता था? एक्सक्लूड कर दिया जाता था। एज ए रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी ऑफ इन एजुकेशनल अटेनमेंट एंड लिटरेसी रेट्स परपिचुएटेड सोशल इनइक्वालिटी एंड रिइंफोर्स एक्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर। जिसका रिजल्ट क्या हुआ? कि एजुकेशनल अटेनमेंट में, एजुकेशन प्राप्ति में क्या हुआ? ये सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी हो गया, जिसके कारण क्या हो गया? जिसके कारण इनइक्वालिटीज को बढ़ावा मिला। ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ावा मिला और पावर स्ट्रक्चर में रिइंफोर्स एक्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर। ओवरऑल वाइल एजुकेशन कंटिन्यू टू प्ले ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग सोसाइटी, जबकि क्या है? एजुकेशन क्या है? कंटिन्यू एक अच्छा रोल प्ले करता है सोसाइटी को सेव करने में, एक समाज को अच्छे सेव देने में एजुकेशन एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। ट्रांसमिटिंग नॉलेज को ट्रांसमिट करने में। इट्स एसेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी वेयर सेवरली लिमिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसकी एसेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी ये दोनों क्या था? लिमिटेड था उस पीरियड में। ये दोनों क्या था? लिमिटेड था उस पीरियड में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या था? एजुकेशन प्राइमरली टुक प्लेस इन टू की सेटिंग। एजुकेशन क्या था? दो तरह से दिया जाता था। कैसे कैसे? द टीचर्स हाउस, किसमें? एक तो टीचर्स हाउस में, एंड द आश्रम और गुरुकुल। दूसरा क्या था? आश्रम और गुरुकुल। दो जगह एजुकेशन उस टाइम में दिया जाता था, एक तो टीचर के घर पे और दूसरा गुरुकुल में या आश्रम में। इन द हाउस ऑफ टीचर, टीचर के घर में क्या था? स्टूडेंट रिसीव्ड पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इन ए डोमेस्टिक सेटिंग। क्या होता था? स्टूडेंट को पर्सनलाइज्ड एजुकेशन मिलता था, किसमें? डोमेस्टिक सेटिंग में, घर बैठ करके पर्सनलाइज्ड एजुकेशन मिलता था। ठीक है। पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मिलता था। वेयर द टीचर्स नोन एज द गुरु, जहाँ की टीचर्स को गुरु मानते थे। इम्पार्टेड नॉलेज एंड स्किल डायरेक्टली टू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। वो क्या करते थे कि अपना नॉलेज को क्या करते थे? नॉलेज और स्किल को एक छोटा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में इम्पार्ट करते थे, देते थे। ये हो गया आपका घर वाली की शिक्षा, जो घर पे आकर के टीचर पढ़ाते थे, टीचर के घर पे जाते थे। दिस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन वाज इंटीमेट एंड इनफॉर्मल।
फोस्टरिंग ए क्लोज मेंटर स्टूडेंट रिलेशनशिप। इस एजुकेशन का जो फॉर्म था वो इंटीमेट और इनफॉर्मल था, ठीक है। फोस्टरिंग ए क्लोज मेंटर स्टूडेंट रिलेशन, और ये क्या कर रहा था, एक क्लोज मेंटर स्टूडेंट रिलेशनशिप को दर्शाता था। अल्टरनेटिवली इसके अलावा स्टूडेंट कुड अटेंड एन आश्रम, स्टूडेंट क्या कर सकता था, आश्रम जाकर के अटेंड कर सकता था, गुरुकुल में अटेंड कर सकता था। ए रेसिडेंशियल स्कूल, गुरुकुल या आश्रम क्या था, एक आवासीय स्कूल था, वेयर दे लिव्ड एंड स्टडीड अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, जहाँ पर कि क्या करते थे, वो रहते थे और पढ़ाई करते थे किसके गाइडेंस में, गुरु के गाइडेंस में, ठीक है। नोटेबली एजुकेशन ड्यूरिंग दिस टाइम वाज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट। इसको हम लोग ये नोटेबली है कि एजुकेशन उस टाइम पे क्या होता था, स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं होता था। इंस्टेड इसके बदले में इट वॉज प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड, ये क्या होता था, प्राइवेटली ऑर्गेनाइज होता था एंड फैसिलिटेटेड बाय इंडिविजुअल टीचर्स और गुरु। और किसके द्वारा फैसिलिटेट होता था, फैसिलिटेटेड बाय इंडिविजुअल टीचर्स और गुरु। ये किसको कौन फैसिलिटेट करता था, एक सिंगल टीचर्स या गुरु इसको फैसिलिटेट करता था। द प्राइमरी सोर्स ऑफ सस्टेंस फॉर दिस टीचर्स कम फ्रॉम गुरु दक्षिणा। इन टीचर के लिए प्राइमरी सोर्स था रहने का गुरु दक्षिणा, ए फॉर्म ऑफ पेमेंट और ऑफरिंग गिवन बाय स्टूडेंट टू देयर टीचर एट द एंड ऑफ देयर एजुकेशन एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट। उस टाइम पे क्या था कि गुरु दक्षिणा देते थे टीचर को, कौन, स्टूडेंट। किसके क्यों देते थे गुरु दक्षिणा, गिवन बाय स्टूडेंट टू देयर टीचर एट द एंड ऑफ देयर एजुकेशन, मतलब उनका जब एजुकेशन खत्म हो जाता था, जब उनका पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया, तब एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट, इसलिए उनको क्या देते थे, गुरु दक्षिणा देते थे। दिस सिस्टम ensured the teachers' livelihood and sustained the tradition of education without relying on state support। यही सिस्टम क्या इंश्योर करता था कि टीचर्स का जो रहन सहन था वो सस्टेंड होता था ये एजुकेशन के ट्रेडिशन में, जो कि क्या था, वो स्टेट सपोर्ट के ऊपर रिलाई नहीं करता था। इम्फेसाइजिंग, ये किसके ऊपर रिलाई नहीं करता, रिलाइंग ऑन स्टेट सपोर्ट। ये क्या इम्फेसाइजिंग करता था, इम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल मेंटरशिप। इसीलिए क्या धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू हुआ कि जो पर्सनल मेंटरशिप है वो कितना इंपॉर्टेंट है, एंड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, और टीचर्स और स्टूडेंट के रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है इन द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। नॉलेज और स्किल को पाने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कितना इम्फेसाइज करता है। एजुकेशन वॉज डीपली रूटेड, एजुकेशन बहुत डीपली रूटेड था इन ट्रेडिशन एंड फोकस्ड ऑन ए डाइवर्स रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड बोथ स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल डेवलपमेंट। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन डीपली रूटेड था इस ट्रेडिशन में, वो डाइवर्स रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड एज बोथ स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल डेवलपमेंट। इसलिए एजुकेशन क्या है, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इसलिए डीपली रूटेड है। नॉलेज ऑफ द वेदास, वेद का नॉलेज होना, एंशियंट स्कैर्ड टेक्स्ट, पुरानी किताबों के टेक्स्ट के नॉलेज होना हिंदू के, वाज हाईली स्टीम्ड, ये हाईली स्टीम्ड था। फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसफिकल एजुकेशन, ये क्या फॉर्म कर रहा था, फाउंडेशन ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसफिकल एजुकेशन, ये क्या फॉर्म कर रहा था, रिलीजियस एजुकेशन और फिलोसफिकल एजुकेशन को फॉर्म कर रहा था। ग्रामर, लॉजिक एंड आयुर्वेदा वेर आल्सो प्रोमिनेंट एरिया ऑफ स्टडी। क्या क्या स्टडी प्रोमिनेंट एरिया था, ग्रामर, लॉजिक, आयुर्वेदा वेर आल्सो प्रोमिनेंट एरिया ऑफ स्टडी। ये हम लोग स्टडी का प्रोमिनेंट एरिया था, क्या क्या, ग्रामर, आयुर्वेदा, लॉजिक, ये सब प्रोमिनेंट एरिया था स्टडी का। द मेन सेंटर फॉर द हायर एजुकेशन इंक्लूड नालंदा, अवंतीपुर, विक्रमशिला, वन बुद्धिस्ट सेंटर इन कश्मीर। ये मेन सेंटर था हायर एजुकेशन के लिए, नालंदा, विक्रमशिला, अवंतीपुर और बुद्धिस्ट, एक कश्मीर में एक बुद्धिस्ट सेंटर था वहाँ पे। अब एजुकेशन का डाउनफॉल होना कैसे हुआ, डाउनफॉल होना कैसे शुरू हुआ। डाउनफॉल ऑफ एजुकेशन कैन बी सीन इन सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी, साइंस, मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी। इन सब में क्या हुआ, इन सब सब्जेक्ट में डाउनफॉल होना शुरू हुआ, कैसे, हाउएवर ड्यू इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू मैथ, ये इनका क्या हुआ, इनका डाउनफॉल होना शुरू हुआ, और इंक्रीज किसमें, इंपॉर्टेंस पर किसका बढ़ना शुरू हुआ, मैथ का इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हुआ, एंड नॉलेज रिलेटेड टू एनिमल्स, एनिमल्स से रिलेटेड जो नॉलेज है उसमें लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, ठीक है। आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करते हैं। आज मेनली हम लोगों ने किस किस विषय में बात करा, आज मेनली। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आगे के लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 5, क्या शुरू करेंगे, चैप्टर 5, जो कि होगा एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एज ऑफ
कॉन्फ्लिक्ट।